नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 में आज हम 25 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। यहाँ पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम 25 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। हम यहाँ पर डे टू डे आपको करंट अफेयर करवा रहे हैं। साथ में पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते 25 सितंबर की करंट अफेयर की। रोहित शर्मा आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। जो रोहित शर्मा है वो आईपीएल की किसी भी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। रोहित आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के नाम अब कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन हो गए हैं। कौन सी टीम के खिलाफ इन्होंने 1000 रन बनाए हैं? कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। इनका औसत 46.13% का है। इसके अलावा रोहित ने केकेआर के खिलाफ अपने 100 चौके भी पूरे किए और केकेआर के खिलाफ ही उन्होंने अपनी 100 जो बाउंड्री है फोर्थ है वो पूरे कर लिए है और केकेआर के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज है और ये कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज है आईपीएल के। आगे है हमारा जी किशन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड की विकास की आधारशिला रखी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 23 सितंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। इस परियोजना को तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत मंजूरी दी गई थी। कौन सी योजना के तहत इसको मंजूरी दी गई थी? तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की गई। प्रसाद योजना क्या है हमारी? यही तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित और पहचानने को केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ स्थलों के प्राथमिक, नियोजित और टिकाऊ तरीके से एकीकृत करना है। आगे है हमारे अनुराग ठाकुर। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमालयन फिल्म महोत्सव का पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव 24 से 28 सितंबर तक लद्दाख लेह में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के आयोजन पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। एक तो जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और फिल्म समारोह निदेशालय दोनों सहयोग से इसको कर रहे हैं। 5 दिवसीय महोत्सव में समकालीन राष्ट्रीय पुरस्कारों के पैकेज और भारतीय पैनोरमा की चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग शामिल होगी। प्रतियोगिता में लघु फिल्मों की लघु वृत्त चित्रों को भी आमंत्रित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार निर्देशक और निर्माता, सर्वश्रेष्ठ छायांकन, सर्वश्रेष्ठ संपादक और सर्वश्रेष्ठ कहानी को दिए जाएंगे। इसमें ये पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे है हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार होता है उसके लिए किसको नामांकित किया गया है? अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वीर दास ने श्रृंखला
आर्य के साथ 2021 की एमी पुरस्कारों के हिस्से के रूप में भारत के लिए नामांकन प्राप्त किया। भारत के 2 सैन्य एमी नामांकन में अमेजन प्राइम वीडियो में फॉर मोर शॉट्स और अर्जुन माथुर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी और अभिनेता श्रेणियों में मेड इन हेवन नाटक के लिए शामिल किया गया है। 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह 22 नवंबर 2021 को न्यूयॉर्क में होगा। ये पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो 49वां एमी पुरस्कार समारोह वो कब होगा? 22 नवंबर 2021 को न्यूयॉर्क में। और ये किसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे है हमारा फुमजिले मलाम्बो एंकुका ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता। जो 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है वो किसे दिया गया है? फुमजिले मलाम्बो एंकुका को। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव और यूएन की वीमेन की कार्यकारी निदेशक फुमजिले मलाम्बो नंकुका को बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया है। यह पुरस्कार एक ऐसे नेता को मान्यता देता है जिसने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रगति की है। उन्हें लैंगिक समानता से लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए दिया गया? उन्हें लैंगिक समानता से लड़ने के लिए। इस साल के 3 अतिरिक्त गोलकीपर ग्लोबल गोल्स पुरस्कार बांग्लादेश के फैजा बिथर, कोलंबिया के जेनिफर कोलपास और लाइबेरिया के सट्टा शरीफ को दिए गए हैं। प्रथम पुरस्कार विजेता उनके स्थानीय समुदाय के वैश्विक लक्ष्यों के समर्थन करने वाले उनके काम को मान्यता दी गई है। 2021 का चेंज मेकर अवार्ड बांग्लादेश की फैजा बिथर को उनके अच्छे स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के काम के लिए मान्यता देता है। आगे 2021 में प्रोग्रेस पुरस्कार स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार के लिए कोलंबिया की जेनिफर कोलपास को उसके काम के लिए मान्यता देता है। 2021 का कैंपेन पुरस्कार लाइबेरिया की सट्टा शरीफ को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए मान्यता देता है। ये पुरस्कार उनको उनके किस काम के लिए दिए गए ये हमने अभी पढ़ा है। आगे देखते हम प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा करेंगे, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे और लोगों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिसमें जिस भी व्यक्ति का सारा स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा। आधार और उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर जैसे विवरण का उपयोग करके आईडी बनाई जाएगी और जो कोई भी व्यक्ति होगा उसका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के आधार पर उसकी आईडी बनाई जाएगी। इस पहल को आरोग्य मंथन के अंतिम दिन शुरू किया जाएगा, जिसे सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया गया था इसको? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और जो आरोग्य योजना है उसकी तीसरी वर्षगांठ पर। वर्तमान में यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों में अपने पायलट चरण में है। अगला हमारा मिशन में अनिवार्य रूप से 4 प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक शामिल है। अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड। ये सारे के सारे इसमें 4 बिल्डिंग ब्लॉक है जो इसमें शामिल है।
आगे है हमारा अमिताभ घोष द्वारा जारी एक ऑडियो बुक सीरीज जंगलनामा। अमिताभ घोष ने एक ऑडियो बुक जारी की है जिसका नाम है जंगलनामा। अमिताभ घोष की जंगलनामा एक यूएस आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है। जंगलनामा ने अपनी कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान तूर द्वारा शानदार कलाकृति के साथ सुंदरबन को आश्चर्य से उजागर किया है। यह एक शानदार लोक कथा प्रचलित संस्करण है जिसे हर पुस्तक प्रेमी रखना चाहेगा। जंगलनामा अमिताभ घोष की बान बीवी की कथा के एक एपिसोड का कविता रूपांतरण है जो सुंदरवन के गांव की लोकप्रिय कहानी है जो उपन्यास दी हंगरी टाइड के केंद्र में भी है। यह लालची अमीर व्यक्ति धोना, गरीब बालक दुखे और उसकी माँ की कहानी, ये इन तीन लोगों की कहानी है। यह देखनी राय की भी कहानी है जो एक शक्तिशाली आत्मा है जो मनुष्य को बाघ के रूप में दिखाई देती है। वन की सौम्य देवी बान बीबी और उसकी योद्धा भाई साजोंगोली की है। ये इस कहानी के किरदार है सभी। चेतन भगत अपनी पुस्तक 400 डेज का विमोचन करेंगे। चेतन भगत ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी? नहीं, 400 डेज उसका विमोचन करेंगे। लेखक चेतन भगत ने 23 सितंबर 2021 को अपनी आगामी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर जारी कर दिया है। वेस्टलैंड द्वारा प्रसारित यह पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला की तीसरी कहानी है। जो केशव सौरभ श्रृंखला की दो कहानियां पहले आ चुकी थी। पहली कहानी थी द गर्ल इन रूम 105, उसके बाद वन अरेंज मर्डर, अब ये तीसरी आई है 400 डेज। यह 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। उन्होंने व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम सहित कई अन्य पुस्तकें भी लिखी है। आगे है हमारा त्रिपुरा। सितंबर 2021 में अपनी अगर नीति 2021 का अनावरण किया। त्रिपुरा ने अपनी अगर नीति 2021 का अनावरण किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया जिसका उद्देश्य है राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलना। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलना। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक अगरवुड वृक्षारोपण को दोगुना करना है। जो अगरवुड वृक्षारोपण है उसको दोगुना करना इसका लक्ष्य है। राज्य में अगर व्यापार की संभावना लगभग 2000 करोड़ रुपए है। सुगंधित पौधे अगर ट्री का वैज्ञानिक नाम, जो सुगंधित पौधा है अगर ट्री, इसके लिए अगर परियोजना का अनावरण किया गया है। वैज्ञानिक नाम है इसका एक्विलरिया मेलांकेसिस। त्रिपुरा के अगरवुड उत्पादकों को पहली 2 दिवसीय क्रेता विक्रेता बैठक 22 सितंबर 2021 को अगरतला में संपन्न हुई। जो इसकी बैठक हुई थी, जो अगर टी को क्रेता विक्रेता खरीदते बेचते, उनकी बैठक 22 दिसंबर को अगरतला में हुई थी। बैठक का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ, गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादक उत्कृष्टता केंद्र, त्रिपुरा सरकार के वन विभाग और त्रिपुरा स्कैट फार्म परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। आगे है हमारा ओडिशा। पुरुष हॉकी में जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। जो पुरुष हॉकी के जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक यहाँ कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी के जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह कहाँ पर होगा? जूनियर विश्व कप कलिंगा स्टेडियम में। हाल ही में इंडिया ने ओडिशा सरकार के 2 महीने में होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए उसका समर्थन करने के लिए संपर्क किया था। पटनायक ने इस आयोजन के लिए लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण किया। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण कर दिया है। लखनऊ ने 2016 में टूर्नामेंट के आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी जहां भारत ने सम्मान का दावा किया था। आगामी कार्यक्रम में 16 राष्ट्र किताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और इसमें क्या होगा? 16 राष्ट्र किताब के लिए 16 देश इसमें भाग लेंगे। भाग लेने वाली टीमें इसमें भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस,
जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, चिली और अर्जेंटीना है। ये सभी देश इसमें भाग लेंगे। आगे है हिमाचल प्रदेश। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सबसे ऊंचा दुनिया का कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? लाहौल स्पीति के काजा जिले में। इसकी ऊंचाई 500 फीट है। स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महिलाओं ने मनाली से काजा तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाए। जो स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मनाली से काजा तक 2 महिलाओं ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन से सफर किया। इंडियन ऑयल ने भी अपने 100 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की है। और जो इंडियन ऑयल अपने 100 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। आगे ओडिशा 2 दिवसीय नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव का आयोजन। ओडिशा में 2 दिवसीय नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय वर्चुअल नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव 23-24 सितंबर 2021 को बीच ओडिशा में आयोजित किया गया। यह राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान, भारतीय लोक प्रमाणन संस्थान और नई दिल्ली के सहयोग से किया गया। इन दोनों ने मिलकर इसको किया, एक NTRI और एक IIPA। ट्राइबल टैलेंट पूल इनिशिएटिव का उद्देश्य है जनजातीय विद्वानों का विकास करना, उनके विभिन्न अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना। ये इसका उद्देश्य है। आगे सरकार भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की। सरकार ने IDRCL की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। भारत सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है, जिसमें 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी, प्रदत्त पूंजी 80.5 लाख रुपए है। IDCRL अशोध्य ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिक्रिएशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी। किसके साथ मिलकर काम करेगी? IDRCL NARCL के साथ। इसमें कौन कौन से बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, IDBI बैंक। ये सारे के सारे IDRCL के शेयरधारक हैं। IDRCL एक सेवा कंपनी है, परिचालन इकाई है जो परिसंपत्ति का प्रबंधन करेगी और बाजार के पेशेवर टर्न आउट को विशेषज्ञों में शामिल करेगी। आगे आता हमारा PFRDA 1 अक्टूबर 2021 को NPS दिवस मनाएगा। PFRDA होता है हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा। इसने जो हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह अभियान PAFRDA द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, किसके तहत मनाया जाएगा? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए केयर फॉर आज़ाद सेवानिवृत्ति के लिए शुरू किया गया है। PFRDA इस अभियान के तहत NPS दिवस #NPS दिवस के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचालित कर रहा है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत एक नियामक निकाय है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था। जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 19 सितंबर 2013 को। लागू किया गया था इसको 1 फरवरी 2014 को इसको अधिसूचित किया गया था। PFRDA भारत सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार और निजी संसाधनों, संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा
सब्सक्राइब किए गए एनपीएस को विनियमित करता है। जो एनपीएस का सारा कामकाज कौन देखता है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड एवं नियामक विकास प्राधिकरण। पीएफआरडीए पेंशन बाजार के कार्मिक विकास और उन्नति को सुनिश्चित कर रहा है। आगे हमारा बिटकॉइन हमारी एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया। बिटकॉइन के संस्थापक कौन थे? सातोशी नाकामोतो। और जो इसकी प्रतिमा का अनावरण किया है हंगरी, कौन से देश में? हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और इसका अनावरण कहाँ पर किया? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे हमारा बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माता और निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर की ऐसी पहली प्रतिमा है। जो बिटकॉइन हमारी एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके जो निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए यह पूरी दुनिया की एक पहली प्रतिमा बनाई गई है। इसका निर्माण बुडापेस्ट की डैन्यूब नदी के किनारे एक बिजनेस पार्क में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? डैन्यूब नदी के किनारे एक बिजनेस पार्क में इसका उद्घाटन किया गया है। बस्ट एक पत्थर की चोटी के ऊपर बैठता है और सातोशी नाकामोतो के नाम से उकेरा जाता है, जो बिटकॉइन के रहस्य में विकासक या छद्म नाम है, जिसकी असली पहचान अभी तक अज्ञात है। आगे हमारा अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल वाई.एस. डडवाल का निधन। जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे वाई.एस. डडवाल, उनका निधन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल का निधन हो गया है। 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी डडवाल जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के 16वें पुलिस आयुक्त थे। वो 2007 से 2010 तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त थे। सेनानिवृत्ति के बाद उन्हें नवंबर 2010 में केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2010 के बाद उन्हें एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया। 2016 में डडवाल को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कब बना था? उन्हें 2016 में। ये थे हमारे आज के 25 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगली क्लास में हम 26 सितंबर के करंट अफेयर करेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी करंट अफेयर भी हम आपको टॉपिक वाइज दे रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के 25 सितंबर के करंट अफेयर। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।